So today we are going to discuss another important chapter from the child development and pedagogy. So that's very important for the sake of the Karnataka TET examination. So मौजूद नाजरीन, आज हम जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सबसे अहम इम्पॉर्टेंट और एक चैप्टर जो लर्निंग पार्ट से है, दैट इज फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग द लर्निंग. फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग द लर्निंग. ऑनलाइन वाले भी सुन लें, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग द लर्निंग. फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग लर्निंग, यानी इन उर्दू इट इज कॉल्ड एज लर्निंग. आमोजिश को मुतासिर करने वाले अनासिर. आमोजिश को मुतासिर करने वाले अनासिर, इन उर्दू इट इज कॉल्ड एज आमोजिश को मुतासिर करने वाले अनासिर. इंग्लिश फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग द लर्निंग मीन्स व्हाट आर द फैक्टर्स दैट्स कंट्रीब्यूट ए लर्निंग. अगर कोई जो है ऐसे कौन से अनासिर हैं जो तालीम को जो है मुतासिर करते हैं, ये तालीमी मैदान में जो है हमें क्या करते हैं, पीछे रखते हैं या आगे ले जाते हैं. तो ये दोनों चीज़ें हैं, तो इसी रिलेटेड हम बात करेंगे फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग द लर्निंग. इफ यू टॉक अबाउट द फैक्टर्स, देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ फैक्टर्स. दो तरह के अनासिर हैं जो हमारे सीखने के अमल को, हमारे तालीमी अमल को मुतासिर करते हैं. तो दो तरह के जो है यहाँ पर हम देखेंगे. तो पहला सब में जो पैदा है वो है पर्सनल फैक्टर. पर्सनल फैक्टर एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटल फैक्टर. एनवायरमेंटल फैक्टर. तो पर्सनल इन उर्दू इट इज कॉल्ड एज शख्सी अनासिर, और ये जो है माहौलियाती अनासिर. आमोजिश को मुतासिर करने वाले दो तरह के अनासिर, एक है शख्सी अनासिर, ये शख्सी उनसर है, दूसरा जो है माहौलियाती. अगर हम बात करते हैं शख्सी अनासिर या माहौलियाती अनासिर की, तो हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हमें यहाँ पर जो है क्या करती हैं, मुतासिर करती हैं, सीखने के अमल में रुकावट पैदा करती हैं, या हमें सीखने में आला जो है चीज़ों की तरफ ले जाती हैं. हमारा जो अचीवमेंट है वो जो है टॉप की तरफ जाता है, या हम जो है सीखने की जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको गेन करते हैं या फेल होते हैं. तो यहाँ पर देखिए फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे पर्सनल फैक्टर्स. सो पर्सनल फैक्टर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट द लर्निंग. दो तरह के अनासिर हैं जो आमोजिश को मुतासिर करते हैं. तो पहला जो आंसर है वो है हमारे पास पर्सनल फैक्टर, जिसको शख्सी अनासिर कहेंगे. वो कौन से जो वजूहात हैं जिनकी बिना पर, जिनकी बुनियाद पर जो है हम सीखने से खासियत रहते हैं, ये हमारा सीखने का अमल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है या बहुत जो है नताइज में फेल होते हैं. If we talk about this, the first one that's related to the personal factor, it is one factor. First one is that is personal factor. In that personal factor, first factor is related to the first is interest. First we have to go through the heredity. So first factor is heredity. So first factor that related to the contribute the learning, one is heredity. In Urdu it is called as विरासत. उर्दू में इसको कहेंगे विरासत. उर्दू में क्या कहेंगे, विरासत कहेंगे. तो विरासत और हेरिडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर एजुकेशनल एनवायरनमेंट और एजुकेशनल लाइफ, बिकॉज as you know that there are 22 plus 1 formula. 22 plus 1 formula. What is 22 means? Here the concept is gene related to plus 1 means ये जो जीन हमारे जो जीन की या जीनियाती जो 22 जोड़ियाँ हैं और एक जोड़ी साथ, टोटल जो 23 जीन की जो जोड़ियाँ होती हैं जो माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल होती हैं. ये जो हमारे जिस्मानी खवास और साथ ही जो है ज़हनी खवास या जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ दोनों की जो है ट्रांसफ़र करते हैं हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर, हमारे वालिदैन से. एक बच्चे के वालिदैन से जो है उसको बच्चे को जो खवास मिलती हैं वो जिस्मानी खवास भी होती हैं, खूबियाँ भी होती हैं, और जो है हमारे साथ ही जो है तमाम तरह की सलाहियतें भी उसके अंदर छुपी हैं. इसीलिए 22 plus 1 का फार्मूला यहाँ पर कहा गया है. 22 जोड़ियाँ हमारे फिजिकल आस्पेक्ट के लिए इस्तेमाल होती हैं, और जो है उसके बाद जो एक जोड़ी जो बची हुई है वो जोड़ी जो है क्या मालूम है इस्तेमाल होती है किसके लिए, हमारे जो है क्वालिटीज़ पेरेंट्स के हमारे अंदर ट्रांसफ़र होने के लिए.
तो ये जो है क्वालिटीज की बेस पर भी हम जो है हमारे पास एक बच्चे की तालीम मुतासिर होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के पेरेंट्स इंटेलिजेंस हैं, मीन्स द चाइल्ड ऑफ इंटेलिजेंट पेरेंट्स टर्न टुवर्ड्स द इंटेलिजेंसी, यानी जो ज़हीन माँ बाप के बच्चे ज़हीन जो है क्या मालूम है जहानत रखेंगे या जहानत की तरफ बढ़ेंगे। कम जहानत वाले बच्चे जो है क्या मालूम है कम जहानत वाले वालिदैन के बच्चे कम जहानत की तरफ बढ़ेंगे। अगर नहीं होता है, कभी ऐसे रेयर केसेस में भी होता है कि जो है लेस जो जिनके जो है क्या मालूम इंटेलिजेंट पेरेंट्स की उनके पास भी जो है क्या मालूम है आला जहानत वाले बच्चे पैदा होते हैं, और जो है आला जहानत वालों के पास जो कम जहानत वाले पैदा होते हैं। तो उनके लिए जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया है इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड एज द रिप्रेशन, उर्दू में चस्पीदगी कहेंगे। रिप्रेशन उर्दू में चस्पीदगी का जो यहाँ पर तस्वुर इस्तेमाल हुआ है, रिप्रेशन या चस्पीदगी हम कहेंगे, चस्पीदगी या रिप्रेशन हम इसको कहते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं अगली कड़ी की। तो हमारे पास सेकंड जो है हमारे पास दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड एज द इंटरेस्ट। व्हाट इज इंटरेस्ट? उर्दू में कहेंगे दिलचस्पी, दिलचस्पी उर्दू में कहेंगे दिलचस्पी, उर्दू में कहेंगे दिलचस्पी। सो दिलचस्पी is also one of the important factor, interest is also one of the important factor that contribute our learning, that contribute the learning. For example, there are two types of interest, there are two types of interest, one is direct interest, another is indirect interest। यहाँ पर जो है रास्त जो है कहेंगे दिलचस्पी और बिलरास्त दिलचस्पी यहाँ पर हम कहेंगे, रास्त दिलचस्पी और बिलरास्त दिलचस्पी यहाँ पर हम कहेंगे। तो दिलचस्पी की दो अक़साम हैं, एक है रास्त दिलचस्पी और एक है बिलरास्त दिलचस्पी। अगर हमारी दिलचस्पी होती है तो हम जो है बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, अगर हमारी दिलचस्पी नहीं होती है तो हम सीखने से खासिर रहते हैं। तो दिलचस्पी की भी दो तरह के अक़साम हैं, एक रास्त है और एक बिलरास्त है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने आप से जो है टीईटी पास करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं तो ये आपका डायरेक्ट इंटरेस्ट, आपका क्या है डायरेक्ट इंटरेस्ट है। आपके फैमिली मेंबर्स के जो है वजह से आप यहाँ पर आ रहे हैं, ये इनडायरेक्ट इंटरेस्ट हुआ। तो like that in educational atmosphere, in our educational system, a child learned by their wish, it means direct interest, by force by the parents, by force the parent, वालिदैन की तरफ से जो है क्या मालूम बच्चा तो पढ़ रहा नहीं, कुछ भी नहीं, स्कूल जा 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 ये कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट इंटरेस्ट लेकर पढ़ रहा है। तो ये दो तरह की दिलचस्पी हैं। अगर खुद के इंटरेस्ट से पढ़ता है तो वो ज़्यादा जो है अचीवमेंट पॉसिबल है, अगर पेरेंट्स के प्रेशर में आकर पढ़ता है, इंटरेस्ट लेता है, तो इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है। So there are two forms of the interest. One is direct and indirect. That also contribute the learning. ये आता है हमारे पर्सनल फैक्टर में, शख्सी जो है अनासिर में आते हैं। उसके बाद तीसरा है अटेंशन। Attention. What is attention? Attention in the sense means the presence of mind. The presence of माइंड, यानी जो हमारा जो ज़हन दिमाग का है उसकी हाजिरी जिसको हम कहेंगे। आप मुझे सुन रहे हैं, टीईटी के लिए पढ़ रहे हैं, आप टीईटी के लिए तो मुझे आप सुन रहे हैं, ये आपका अटेंशन है, ये आपका अटेंशन है। आप मुझे जो है सुन रहे हैं, ये आपका अटेंशन है। आप जो है ना चाहते हुए भी सुन रहे हैं, ये आपका जो है क्या मालूम है गैर आदि तवज्जो है। यहाँ पर जो है तीन अटेंशन के 3 काइंड्स हैं। एक है अटेंशन जिसको हम कहेंगे वॉलंटरी अटेंशन, नॉन वॉलंटरी अटेंशन, और एक है हैबिचुअल अटेंशन। आपको टीईटी पास करना है, मुझे आप सुन रहे हैं, आप मजबूरी में आकर बैठे हैं फिर भी आप सुन रहे हैं, तो नॉन वॉलंटरी है, गैर इरादी तौर पर सुन रहे हैं। या फॉर एग्जांपल जो है क्या मालूम है, मैं कहूँगा कि जो आप बैठे हुए हैं तो बहुत सारे हैं, तो ये इरादी तवज्जो या इरादतन सुनना है। इरादतन जो है आप किसी चीज़ की तरफ मुतवज्जह जाना, चिपकली आई नहीं आई है, तो ये जो है क्या मालूम है फिर भी आप देख रहे हैं, इरादा नहीं था, तो ये गैर इरादी तवज्जो है। तो तालीमी माहौल में भी जो है बच्चे जो है क्या मालूम है ना चाहते हुए कुछ चीज़ों की तरफ जो मुतवज्जा होते हैं, तो उनका गैर इरादी तवज्जो होती है। अगर इरादतन पढ़ते पढ़ते गैर इरादी में आपको चिपकली की एग्जांपल दिया, कहती वो मोहतरमा जो बाजू हट गई देखने, डर हो, ना चाहते हुए भी आपने उधर देखा, तो ये जो है गैर इरादी तवज्जो है। इसके अलावा भी बच्चे कुछ चीज़ों के लिए हैबिचुअल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो है स्कूल है, स्कूल के आजू बाजू से ट्रेन जाती है आती है, ऐसे भी बहुत सारे स्कूल है, मैंने देखा है। रायचूर डिस्ट्रिक्ट को मैं गया था, ट्रेन के पटरी के बाजू ही स्कूल है। हमारे गुलबर्गा में भी एक स्कूल है, एक जो है गवर्नमेंट स्कूल है, जिसके जो है कंपाउंड को लगकर ही जो है ट्रेन की पटरी है, ट्रेन की ट्रैक जो कंपाउंड को लगकर ही जाती है, फिर भी बच्चे वहाँ पर सीखते हैं। तो यहाँ पर अटेंशन की 3 तरह की है, एक जो है इरादी, गैर इरादी और जो है आदी तवज्जो। आदी यानी हैबिचुअल अटेंशन। कुछ बच्चे होते हैं ऐसे महसूस होता है कि क्लास में वो सुन रहे हैं, हैबिचुअली जो है ऐसे सुन रहे हैं, महसूस होता है।
हैबिचुअल होता है, मगर जो है बाद में मालूम होता है कि वो नहीं सुन रहा है। तो ये हैबिचुअल या जो है गैर इरादी तवज्जो हम जिसको कहेंगे। इरादी तवज्जो इरादतन सुनना, गैर इरादी तवज्जो ना चाहते भी देखना है, ये चीज़ें भी जो है क्या मालूम है ये करते हैं। आदी तवज्जो हमेशा जो है सुनते ही रहना है या किसी भी चीज़ की तरफ सीखते रहना है। तो तालीम मैदान में क्या होता है, बच्चे इरादतन जब पढ़ते हैं तो सीखते हैं, गैर इरादतन छुपा कर बैठे तो सीखने से खासियत रहते हैं, या कुछ चीज़ों में जो है हैबिचुअली कंटिन्यू चुप सुन रहे हैं तो वो भी चीज़ें सीखती हैं। लेकिन जो पुख्तगी जो आएगी वो इरादतन सुनने में जो है, सुनने के माहौल में पुख्तगी आएगी, एजुकेशन में जो है आपकी जो है क्या मालूम है सीख आएगी। अब ये बात करते हैं इससे पहले कि लर्निंग के माने ही क्या है, लर्निंग की मीनिंग क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, रवैये में तब्दीली का नाम ही क्या है, आमोजिश है, इक्तिसाब है, सीखना है। रवैये में आप यहाँ पर टीटी क्लास के लिए कोचिंग के लिए आए हैं, आप आने के यहाँ से जाने के बाद जो है कुछ चीज़ें आप आने से पहले नहीं जानते थे, मगर साइकोलॉजी पढ़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई, बहुत सारी चीज़ों को आपने जहन में रखा। उसके बाद आपको पूछेंगे साइकोलॉजी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप कहेंगे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीज़ें समझ में आई। तो ये आपके बिहेवियर, आपके रवैये में तब्दीली आएगी। उससे पहले मैंने पूछा था कुछ नहीं बताया, मगर यहाँ पर आने के बाद आपने सीखी है तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्या हो गई, समझ आ गई। तो यही क्या है हमारा, हम क्या है यहाँ पर आने मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर जिसको कहेंगे लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। वो लर्निंग को भी मुतासिर करने वाली नासिर की बात कर रहे थे हम। उसके बाद अटेंशन, पहला हो गया हेरिडिटी, इंटरेस्ट है, अटेंशन है। उसके बाद है चौथा हमारे पास है मोटिवेशन। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है, आप देख सकते हैं जाकर पेपर्स में, हर पेपर में क्वेश्चन होता ही होता है। यहाँ पर मोटिवेशन कहेंगे द थिंग विच इंसिस्ट समवन, किसी को जो है क्या मालूम इंसिस्ट करती है, स्टिमुलेट करती है पढ़ने की तरफ या उकसाती है, तो ये जो क्या तहरीक देती है, तो यही जो है क्या मालूम इसी को मोटिवेशन या तहरीक कहेंगे। मुतहरिक करती है, एक्टिवनेस किसी के अंदर लाती है, तो चीज़ क्या है, मोटिवेशन है। कहते हैं कि जो क्या मालूम है बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, बच्चों को जो मोटिवेशन क्लासेस होनी चाहिए, हम मोटिवेशन क्लासेस कंडक्ट कराएं, मोटिवेशनल स्पीकर्स बुलाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सब क्यों होता है कि बच्चों को सीखने की तरफ आमादगी के लिए उत्साह पैदा करना है, उनके अंदर जो है क्या मालूम है वो मैलाना तो जो है महीज पैदा करनी है, जिसकी वजह से बच्चे जो है पढ़ने की तरफ आए। सो लाइक दैट द स्टिमुलेशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ए लर्निंग दैट इज कॉल्ड एज मोटिवेशन. Motivation is simple. So there are two types of motivation. One is internal motivation, another is external motivation. उर्दू में कहेंगे फी नफ्सा तहरीक और बिन नफ्सा तहरीक। उर्दू में मोटिवेशन को क्या कहेंगे, तहरीक कहेंगे। तो तहरीक के दो अक़साम हैं, एक है फी नफ्सा तहरीक और एक है बिन नफ्सा तहरीक। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन या तहरीक के दो अक़साम हैं, जो है एक है फिर नफ्सा और एक है बिन नफ्सा। जो ऑनलाइन पर है अपना जो है माइक म्यूट कर लें। फिर नफ्सा या बिन नफ्सा तहरीक जिसको हम कहते हैं, दो तरह की यहाँ पर हमारे पास तहरीकें हैं। तो एक पहली जो है फिर नफ्सा तहरीक जिसको हम कहते हैं इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनली यू आर गोइंग टू बी एक्ट एज ए सचिन तेंदुलकर। आपके अंदर जो है क्या मालूम है खुद ब खुद बचपन से ये ख्वाहिश पैदा होती है कि बड़ा जाकर एक बड़ा खिलाड़ी बने, सचिन तेंदुलकर की जैसा बने। लेकिन और एक चीज है, सचिन तेंदुलकर को खेलता हुआ देखकर कोई बच्चा जो है सचिन तेंदुलकर की तरह बनने के लिए जो है तैयार हो जाता है, तो बिलगैर कहेंगी या जो है बिन नफ्सा तहरीक यानी बाहरी तौर पर मिल रही है। अंदरूनी तौर पर उसको देखने के बाद जो है हमको या सीखना है या उसको देख कर जो खेलता हुआ देख कर जाना ये है। इसी तरह टीचर भी तालीमी माहौल में जो है बहुत सारी चीज़ें ला सकती हैं। कुछ बच्चे के अंदर जो है खुद ब खुद जो है मजमून निगारी या इसी तरह के अलग अलग जो मुकाबला जात या तख्लीकी सलाहियतें होती हैं खुद करता है, मगर अगर मौलिम जो उसके ऊपर रिवार्ड रखता है या उसको जो है उसको प्रमोट करने के लिए, उन चीज़ों को जो है आगे बढ़ाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए मौलिम क्या करता है, जो इनामी मुकाबला जात रखता है, कॉम्पिटिशन्स कराता है, ये क्या करते हैं बच्चों को मोटिवेट करते हैं। तो यही चीज़ है, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन हुआ। रिवार्ड है जैसे हमारे पास है, पनिशमेंट, ये अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, ये भी मोटिवेट करती हैं सीखने की तरफ, तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन जो कहा गया यानी फिर नफ्सा तहरीक यानी बिन नफ्सा। अंदरूनी तौर पर खुदकार जो उभर कर जो है क्या ये कोई शख्स जो है अपने आप में मोटिवेट होता है, तो ये क्या है, फी नफ्सा है, इसको इंटरनल मोटिवेशन कहेंगे। किसी को देखकर किसी चीज बाहरी चीज की तरफ से जो है मोटिवेट होता है, जाता है या सीखने की तरफ आता है, तो उसको एक्सटर्नल मोटिवेशन हम कहेंगे। क्लियर। उसके बाद आता है हमारे पास मेमोरी।
व्हाट इज मेमोरी? उर्दू में कहेंगे इसको हाफिजा। उर्दू में क्या कहेंगे? हाफिजा। तो हाफिजा ये मेमोरी है, तो किस तरह काम करती है मैंने इसलिए पिछली क्लासों में भी कहा है। हमारी मेमोरी का जो प्रोसेस ऑफ मेमोरी है या तरीक़ेकार है, तो प्रोसेस ऑफ मेमोरी अलग अलग तरह काम करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई कोड लिखता हूँ BFC 1269। व्हाट इज दिस? BFC 1269। तो ये क्या मालूम है? मेमोरी है। आप बोलिए, कौन बोलेगा मैंने जो कोड लिखा था क्या था? BFC 129। BFC 129 ये क्या हुआ? ये प्रोसेस ऑफ मेमोरी है। आप बोलिए ये कोड आपने कहीं देखा पढ़ा था? उसके जो वर्ड्स थे, ये जो न्यूमरिक था, जो अल्फाबेट थे आपने पढ़े, मगर जो ये सीक्वेंस जो मैं सीक्वेंटल ऑर्डर में लिखा शायद आपने कभी पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, मगर वो चीज़ आपके जहन में बैठ गई। आपको मैं पूछा कभी जो कल का कोड क्या था, अगर मैं पूछा तो याद रहता है। तो ये यही मेमोरी है। यानी जो कोई चीज़ हमारे पास जब जाती है तो हमारे दिमाग में रजिस्टर्ड होती है। पहला प्रोसेस क्या है? रजिस्टर्ड है, यानी इसको कहेंगे दाखिला होता है, दाखिल होती है। दूसरा प्रोसेस है रिटेंशन, रिटेन होती है, वहाँ पर ठहरती है। तीसरा प्रोसेस है हमारे पास है जो है रिकॉग्नाइज होता है, रिकॉग्नाइज होता है। उसके बाद रिकॉल होता है। फॉर एग्जाम्पल बाज़ेयाफ्तगी जिसको हम कहते हैं, मैं आपका दिमाग पहले वो चीज़ को रिकॉर्ड किया, उसके बाद जब आपने देखा BFC क्या था कोड 1269, तो वो कोड आपके जहन में बैठ गया। जब अब वो कोड जो आपके जहन में बैठा है, तो उसके बाद हम जब देखते हैं वो कोड बैठने के बाद, वो कोड आपके जहन में बैठने के बाद क्या हुआ, उसको मैंने जब पूछा तो आपने उसको जो शनाख्त की, पहचान की, उसके बाद वो रिकॉल किया तो कोड आपके वापस आपके पास आ गया। तो ये पूरा प्रोसेस क्या होगा? ये प्रोसेस जो है पूरा कौन सा प्रोसेस था? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द मेमोरी प्रोसेस। विच प्रोसेस इट इज? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेमोरी प्रोसेस। तो मेमोरी का जो प्रोसेस अभी आगे बता रहा हूँ मैं, अभी आगे बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर एक मोहतरमा है, उन्होंने फॉर्म सब मेमोरी पूछ रहे हैं हमसे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो अलग अलग तरह की यहाँ पर हमारे पास मेमोरी है। तो मेमोरी में अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो फर्स्ट जो है हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी है, एक्टिव मेमोरी है, पैसिव मेमोरी है, इमोशनल मेमोरी है, हैबिचुअल मेमोरी है। ये तमाम चीज़ें जो क्या मालूम है मेमोरी में आती हैं, जिसको हम कहेंगे हाफिजा। हाफिजा क्या कहते हैं? हाफिजा। थोड़ा दाम रही, एक सेकेंड।
तो आइए हम बात करते हैं मेमोरी की। तो जैसे कि जो है यहाँ पर अलग अलग टाइप्स ऑफ मेमोरी है हमारे पास। शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी हम कहेंगे, उसी के अंदर फिर एक्टिव मेमोरी या पैसिव मेमोरी कहेंगे, इमोशनल मेमोरी हमारे पास है, हैबिचुअल मेमोरी है। तो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मेमोरी जो हमारे पास है। तो अलग अलग तरह की मेमोरी किस तरह हमारी काम करती है। फॉर एग्जाम्पल जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है वो जो है एक जो है एम पर्पज होती है, पर्टिकुलर एम होता है जो बार बार रूटीन में जो होती है, वो मेमोरी हमारी जो है क्या मालूम है लॉन्ग टर्म इसलिए होती है क्योंकि उसके पीछे जो आने वाला फ्यूचर का भी मकसद जुड़ा हुआ है। यानी जो है जो लॉन्ग टर्म मेमोरी, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने जो है ABCD सीखा होगा, वो जो है फ्यूचर में ही नहीं कहेगा कि मुझे ABCD नहीं है, हालांकि वो चीज़ें भी उसके मेमोरी में है, बाद में जो है आगे चलकर भी उसे जो वो बहुत सारी चीज़ें याद रहेंगी। तो ये जो है लॉन्ग टर्म। इसी तरह से तालीमी मैदान में या एजुकेशनल एनवायरनमेंट में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बामकसद होती हैं या लाइफ में फिर आगे आने वाले वक्त में जो इस्तेमाल में होती है, इसीलिए हमें जहन में इस्तेमाल में भी रहती है, इसीलिए शॉर्ट टर्म। अब यहाँ पर देखिए आप TET के लिए आप पढ़ने आए हैं, आप TET ईमानदारी से पूरा बोलिए। TET एग्जामिनेशन आप अगर क्लियर करते हैं या आप जो क्लियर कर चुके लोग हैं उनको जाकर पूछिए कि TET का फलां सिलेबस या फलां कॉन्सेप्ट क्या था, तो शायद बहुत सारे लोग कम बोलेंगे क्योंकि स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप पढ़ रहे हैं। एक जो है क्या मालूम खास जो है मकसद के लिए पढ़ रहे हैं, इसीलिए वो शॉर्ट मेमोरी है। इसी तरह हमारे पास हैबिचुअल मेमोरी है। कुछ चीज़ें जो हमारे हैबिचुअल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके किचन में रखी हुई चीज़ आपको जो हैबिचुअली याद रहती है, आपको चीज़ें याद रहती हैं। आप बात करते करते उधर से लेफ्ट से राइट हाथ डालते हैं, राइट के ऊपर ना चाहते हुए भी आपके जो है बॉडी एक्शंस बदलते रहते हैं। इसी तरह तालीमी मैदान में भी कुछ चीज़ें बच्चों को जो हैबिचुअली याद रहती हैं, वैसे टेबल है वगैरह अलग अलग चीज़ें हैं, वो जो है हैबिचुअल होते हैं। पूछते या आप बिना पूछते ही वो बात करते कि 2 2 1 2, इस तरह से क्या मालूम है 2 1 2, इस तरह खुद ब खुद दोहराने लगते हैं, बात करते, नाचते, डिस्को करते, किसी भी तरह से आप पूछें उनको बोलते हैं। तो ये बच्चे जो हैबिचुअल हो जाते हैं, कुछ चीज़ों से फेमिलियर हो जाते हैं, तो वो हैबिचुअल मेमोरी में आ जाता है। उसके बाद इमोशनल मेमोरी है, वो भी जो हमारे सीखने के अंदर बहुत ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूट करती है। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे से आप पूछेंगे जो पढ़ाते वक्त ये सभी भी अपने अपने फादर के नेम बताएं। आप क्लास में पढ़ा रही हैं कुंभा, तो आप सभी अपने अपने फादर के बारे में बताएं। तो एक बच्चा ऐसा होता है जिसके फादर नहीं होते, तो इमोशनल हो जाएगा, तो जिससे उसकी लर्निंग में पूरा दिन उसका क्लास में वही चला जाएगा, क्योंकि दुनिया में जो अपने अजीज़ हैं। इसी तरह कुछ जो चीज़ें हैं जैसे वालिदैन के झगड़े हैं, वालिदैन की रोज़ाना की चीज़ें हैं, इन चीज़ों की वजह से भी बच्चे के अंदर इमोशनल मेमोरी एक्टिव हो जाती है। मिसाल के तौर पर मैं कहूँगा कि कोई बच्चा LKG UKG में है, अगर पूछें कि जो बेटा तुझे मम्मी पसंद है या पापा, तो बच्चा जब मम्मा कहेगा तो उसका रीज़न भी बताएगा, पापा कहेगा तो उसका रीज़न भी बताएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक बच्ची से जो है ऐसे ही जो है पूछा गया था कि जो है तुझे मम्मी पसंद है या जो है पापा, तो उसने कहा कि मम्मी। मम्मी कहने की वजह भी उसने बताई क्योंकि मम्मी मुझे केयर करती हैं, खिलाते हैं पिलाते हैं। पापा क्यों पसंद नहीं है? पापा बहुत बुरे हैं, मम्मा को मारते हैं, उसके सामने आंखों के मार है। तो अब ये चीज़ें जब होंगी, जब जिस दिन वालिदैन के झगड़े होंगे, जब जिस दिन वो बच्ची स्कूल को आएगी, उस टाइम पे उसकी इमोशनल मेमोरी एक्टिव हो जाएगी। उसके जज्बात जो रूज पर होंगे वो सीखने की तरफ ध्यान नहीं देगी। आपका रहे या हमारा रहे या किसी हादसे की तरफ जब जो कोई इमोशनल मेमोरी या हम याद आती है या चीज़ें हमारी मेमोरी में रहती हैं, तो हमें सीखने से दूर रखती हैं। ये तमाम चीज़ें आप जो है याद रखें। इमोशनल मेमोरी ये आप कहेंगे जो जिससे आप इस बार शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म जो होती है मेमोरी ऑलवेज इट इज डील्स विद अ स्पेसिफिक एम, एक मकसद के लिए। आप TET पढ़ दिए, उसके बाद जो है लाइफ में पूछो कभी आप जो पास हो गए तो जो है पास हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो उसके बाद जो है पूछेंगे तो जो है क्या मालूम है शायद ही आप बता पाएंगे, क्योंकि आज तक इससे स्पेसिफिक गोल इसके साथ अटैचमेंट है। कुछ चीज़ें लाइफ टाइम जो इस्तेमाल में तो लॉन्ग टर्म जो है याद रहती हैं। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी है, हिस्सी हाफिज़ा है, ये अलग अलग जो है। एक्टिव मेमोरी और एक पैसिव मेमोरी, मैंने कहा कि कुछ चीज़ें हम जो एक्टिवली जो है याद रखते हैं वो एक चीज़ें एक्टिव होती है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आपके किचन के एग्जांपल में हैबिचुअल भी है, एक्टिव भी है। आप रोज़ाना करते ही रहते हैं, रूटीन में है, तो एक्टिव है मेमोरी। एक साल के बाद आपको पूछें, आपको मैं किसी को पूछता हूँ कि आप जो है क्या मालूम है कोई चीज़ बनाना है, आप रोज़ाना जो चीज़ें बनाती हैं आपको याद रहती हैं, एक्टिव मेमोरी के खाने में कितना नमक डालना है, कितना ये डालना है, किस तरह। बच्चे भी रोज़ाना सीखते हैं, वो चीज़ें याद रहती हैं। एक साल 2 साल के बाद ग्रामर पढ़ा रहे हैं कोई टीचर लैंग्वेज के, अल्लाह वो था नहीं मिस वो क्या है कि कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। तो ये जो है क्या मालूम पैसिव मेमोरी की क्वेश्चन में आता है। मैडम कहते हैं कि मैं पिछले महीने पढ़ाया था मगर अब नहीं पढ़ा, अब तक नहीं पढ़ा। कुछ चीज़ें होती है रूटीन में रोज़ाना पढ़ाती है, याद रहती है, पिछले महीने पढ़ाया तो याद नहीं है। तो ये भी जो है तालीम को मुतासिर, सीखने के अमल को मुतासिर करती है।
ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास है मेमोरी हो गया, अटेंशन हुआ, फटीग जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? फटीग। फटीग मीन्स उर्दू में कहते हैं थकान। थकान किसको कहेंगे? लैकिंग ऑफ फिजिकल एंड मेंटल, जो हम कहेंगे कि हमारे में एबिलिटी और समटाइम ज़हनी और जिस्मानी कुव्वत का जवाब दे देना। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू आर डूइंग ए कंटिन्यूसली टास्क, कोई काम आप मुसलसल कर रही हैं, सडनली जो है क्या मालूम है बस अब इसके बाद नहीं होता, तो ये क्या है? थकान है। अगर बच्चों को जो है कोई एक जो है देखते हैं हमारे पास स्कूल्स में एक मशीन की तरह काम लिया जा रहा है, आज के मदारिस में बच्चों से जो है मशीनरी वर्क लिया जा रहा है, होमवर्क डालते हैं, पूरे 6 सब्जेक्ट का होमवर्क करना है, पूरे सभी करना है, तो बच्चा थक जाता है, थकान होती है। ये भी चीज़ें जो है आमोजिश को मुतासिर करती हैं। कोई एक टीचर आती हैं बहुत ज़्यादा लिखा कर गए तो बच्चे बस में अभी सुबह में जो है बहुत हुआ, अभी मैथ्स के मैडम इतना लिखा कर गए, आप भी लिखा रहे हैं, फिर सोशल के लिखाने वाले हैं, तो इस चीज़ों में बच्चे जो है जो चीज़ होगी वो आमोजिश को मुतासिर करेगी या नहीं करेगी? ये चीज़ें थकान जब महसूस होती है बच्चों को, आप बोलते हैं आप ही देखिए, आपको अगर मैं ये छोड़कर शाम 6 बजे के बाद तक क्लास में 6 बजे तक आप एक्टिव रहेंगे, 2-3 घंटे एक्टिव रहेंगे, उसके बाद मैं कहूँगा कि और पढ़ेंगे, तो आप जो है क्या मालूम है आजू बाजू बातें करते हुए जो है कब जाते हैं कि क्या अपनी ये, तो ये भी थकान भी जो है क्या है मुतासिर करती है सीखने के अमल को, यहाँ पर बच्चे के सीखने के अमल को मुतासिर करती है। उसके बाद है अटेंशन, इंटरेस्ट हो गया, हेरिडिटी हो गया, या अटेंशन हो गया, मेमोरी है, ये हमारे पास जो मोटिवेशन है, मेमोरी है, और जो फटीग जिसको हम कहेंगे थकान जो है वो भी हमें क्या करती है? मुतासिर करती है सीखने के अमल में, सीखने के इसके अंदर जो ये चीज़ें भी जो हमें मुतासिर करती हैं। अब आते हैं दूसरे जो है, दूसरा फैक्टर कौन सा है हमारा? एनवायरमेंटल फैक्टर। ये जो पर्सनल फैक्टर के अंदर कौन कौन सी चीजें थी? पहला था सबसे पहले लर्निंग कंट्रीब्यूशन करने में हेरिडिटी, इंटरेस्ट, अटेंशन, मोटिवेशन, मेमोरी, फटीग जिसको कहेंगे थकान। ये अलग अलग तरह की चीजें जो थी हमें क्या करनी थी? हमारे आमोजिश को या सीखने के अमल को मुतासिर करी थी। यहाँ तो हमें पूरा ऊंचाई पे ले जा रही थी, या हमें सीखने में जो है अचीवमेंट की तरफ ले जा रही थी, या पूरी तरह से जो हमें डाउन कर दे रही थी। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फैक्टर हमारे पास मौजूद हैं। अब आते हैं, बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर। सेकेंड हमने देखा माहौलियाती अनासिर जो मुतासिर कर रहे हैं हमारे सीखने को। तो इसके अंदर जो है सबसे पहली चीज जो हमारे पास है नंबर 1 जिसको हम कहेंगे, यहाँ पर जो बी लगा लेते हैं, तो नंबर 1 जो हमारे पास है वो है फैमिली। फैमिली उर्दू में कहेंगे कुंबा या खानदान। इस खानदान और कुंबा और फैमिली responsible for the contribution of learning or not? Yes, sir. Why? How it is? I think that the children, if you compare to the children of a slum area or posh area, we can find a difference. Yes, sir. किसी स्लम एरिया से आए हुए बच्चे और पॉश एरिया से आए हुए बच्चों के दरमियान जो फर्क होता है, किसी जो है क्या मालूम है एक वेल सेटल फैमिली से और एक पुअर फैमिली से आए हुए बच्चों के दरमियान भी फर्क होता है, यहाँ भी ये कंट्रीब्यूट करती है। एक वेल जो है सिविलाइज्ड जो है कहेंगे हम जो फैमिली है उन फैमिली के बच्चों के अंदर भी जो है अलग होता है। एक जो है क्या मालूम है अनसिविलाइज्ड फैमिली जो होगी, या जिनके पास जो है क्या मालूम तालीम, एक एजुकेटेड फैमिली है और अनएजुकेटेड फैमिली है, दोनों फैमिली से आए हुए बच्चों के दरमियान जो सीखने के जो है यहाँ पर फर्क होगा। तो ऐसे होगा, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर देखिए खानदान है, अगर कोई अच्छे खानदान से पढ़ा हुआ बच्चा है, अच्छे खानदान है, तालीमी याफ्ता खानदान है, तो सभी के पास बच्चे के अंदर भी जो तालीम से आगे बढ़ने के लिए मॉरल डिसिप्लिन वो सब चीज़ें आएंगी, अच्छे अखलाक आएंगे। अगर बच्चा जो है कम पढ़े घर से भी है फिर भी तालीम याफ्ता होती है, कुछ चीज़ें सिविलाइज होती हैं, ऐसे नहीं है कि तालीम याफ्ता होना ही ज़रूरी है, सिविलाइज भी होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें होती हैं, बच्चे सीखने की तरफ आएंगे, जमात में खामोशी से बैठेंगे, जो टीचर बता रहे हैं सीखेंगे। कुछ बच्चे होते हैं जमात में मुसलसल गड़बड़ करते रहते हैं, मारते रहते हैं, जो पेंसिल छुड़ाना, पेन छुड़ाना, मारना, धाड़ना, डराना, इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं। तो ये जो है क्या मालूम है फैमिली बैकग्राउंड भी रिस्पॉन्सिबल होता है, फैमिली बैकग्राउंड भी
रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर बच्चे अच्छी तरह से जो है पढ़ने में तवज्जो देते हैं, डेफिनेटली उनकी लर्निंग जो है क्या मालूम है, अचीवमेंट जो है अच्छा रहेगा। अगर पढ़ने की तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ बैकग्राउंड ऑफ फैमिली, खानदान कुंबा है। सुबह कुंबे के अंदर जो है माँ बाप वालिदैन अच्छे हैं, दोनों मौजिक तरीके से पेश आते हैं, जो है माँ बाप की झगड़े नहीं हैं, और जो है बच्चों की तालीम यहाँ भी मुतासिर होती है, सीखने का मन इस तरह भी मुतासिर होता है। वालिदैन के बाहमी झगड़े, आपसी झगड़े दोनों के बीच में है, डाइवोर्स हुआ है, माँ बाप का अलग अलहदगी है, उस तरह है, तो माँ भी केयर नहीं आना, बच्चा के बाप केयर करा है तो बच्चे पढ़ने की तरफ दूर रहेंगे। या नहीं तो दोनों के झगड़े हैं, रोजाना झगड़े चल रहे हैं, बच्चे वही आकर स्कूल में सोचते बैठेंगे। तो कुंबा भी यहाँ पर जो है रेस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए, बच्चे की जो क्या मालूम है लर्निंग के लिए। या लर्निंग में अगर वालिदैन सही तरह की देख देख करते हैं तो सीखता है। बुनियादी तालीम में वालिदैन का जो है 50% 50% हिस्सा है। या अर्ली एजुकेशन जो सिस्टम है, so there is a need for the concentration of the parents also. We can divide the responsibility of the parent teacher 50-50। कैसे डिवाइड करेंगे, 50-50 कहेंगे हम। आधी जिम्मेदारी टीचर की है एजुकेशन सिस्टम की, आधी वालिदैन की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं खानदान के बाद जो दूसरा जो अहम है वो है स्कूल। So school is a very important agency for the sake of learning. लर्निंग के लिए, सीखने के लिए एक अहम जो एजेंसी जो है हमारे पास स्कूल मदरसा जैसे है। अगर मदरसे के माहौल में जो क्या मालूम, मदरसे का खुशगवार माहौल हो तो बच्चे सीख पाएंगे। आप मदरसे का माहौल है, स्कूल है आपका, आधे बच्चे जो है टेबल पे बैठे हुए हैं, आधे नीचे बैठे हुए हैं, यानी तो बैठने के लिए सही नशिस्तें नहीं है। बच्चा जहाँ पर बैठा हुआ है वहाँ पर फर्श निकली हुई है, बारिश का पानी आकर नीचे से जो है क्या मालूम है आ रहा है, ये फर्श कच्ची है, ये मुनासिब नहीं है, बाजू कूड़ेदान है, कचरा है, धुआं आ रहा है, बाजू जो है कोई जो है रेलवे ट्रैक है, या नहीं तो बाजू जो है कुछ शोर वोर उनकी आवाज़ें हैं, तो इसमें जो है तालीम मुतासिर होगी। मदरसे की बिल्डिंग वेल इक्विप्ड होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, वेल इक्विप होनी चाहिए, तमाम तर सहूलियात यहाँ पर होनी चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए, सभी कुछ चीज़ें होनी चाहिए। अब बैठा हुआ है बच्चे के बैठने की नशिस्त कहा गया है, सीट जिस पर, टेबल जिस पर बैठता है वो भी जो है बेहतरीन होना चाहिए, जिससे बच्चे को सीखने की तरफ आमादगी मिले। इसीलिए आज जितने बड़े बड़े स्कूल हैं सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट अच्छा है। जब बच्चा बैठता है तो ऐसे फील करता है जैसे मैं जो है दुनिया जन्नत अर्जी में आया हूँ, दुनिया की जन्नत मुझे कहाँ मिल रही है, स्कूल में ही मिल रही है। आज स्कूल वाइज करें, मैंने गुलबर्गा के बहुत सारे स्कूल देखे हैं, वैसे स्कूल्स को मैं सलाम करता हूँ जिनके पास बहुत बेहतरीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका, जिसकी वजह से एजुकेशन भी अच्छा होता है। कुछ स्कूल ऐसे भी हैं, बच्चा एक पैर जो है क्या मालूम है टेबल पे रखा तो एक पैर बाजू रखना पड़ रहा है, इम्बैलेंस होता है, टेबल पे बैठा है, ऐसा बैठा है, वो लिख रहा है, तो बताइए आप क्या लिख पाएगा, कुछ पढ़ पाएगा, नहीं आएगा। तो ये एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी स्कूल का माहौल है। उसके साथ टीचर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, वेल क्वालिफाइड टीचर अगर होते हैं तो वो पढ़ाते हैं। अगर पीयूसी SSLC टीचर जो हैं पीयूसी पढ़कर घर में छोड़े, बायोडाटा में डालने के लिए पढ़े हैं या कुछ इस तरह के पढ़े हुए हैं टीचर्स भी हैं, तो कोई रहे तो बुरा मत मानिए। तो अगर वैसा भी है तो जो है वहाँ पर बच्चों की एजुकेशन मुतासिर होगी। स्कूल के अंदर नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट ओनली ए बोर्ड और ब्लैक बोर्ड, ये चीज़ें के अलावा भी सब इंपॉर्टेंट रोल, मेजर रोल प्लेड बाय ए टीचर। इफ ए टीचर इज गुड, एजुकेशन सिस्टम वुड बी गुड। So this thing we have to be focused in the contribution of learning. अगर अच्छे टीचर होते हैं तो जो है बच्चा अच्छा सीखता है। अगर अच्छे टीचर नहीं होते हैं, कम पढ़े टीचर होते हैं, कम पढ़े लिखे टीचर होते हैं, क्वालिफाइड नहीं होते हैं, क्वालिटी टीचर्स नहीं होते हैं, तो बच्चे की लर्निंग भी मुतासिर होती है, कंट्रीब्यूट होती है। होती या नहीं होती? होती। इसलिए हम जो है बड़े बड़े स्कूल को चूज करते हैं। वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा जो है वो कॉन्वेंट में पढ़े, मेरा बेटा कैम्ब्रिज में पढ़े, मेरा बेटा जो वो स्कूल में पढ़े, फ्रांस स्कूल में पढ़े, मेरा बेटा मेहता में पढ़े। ये ख्वाहिश होती है बड़े बड़े स्कूल्स में। तो क्यों होती है? उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, ये पूरे चीज़ें बेस करते हैं, तो वो भी आमोजिश को मुतासिर करती है, लर्निंग को कंट्रीब्यूट करती है। सवालात ऐसे नहीं आएंगे कि कौन सा स्कूल बेहतरीन है, सवालात ये आएंगे कि बेहतरीन जो है तालीमी निज़ाम या बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम के लिए चीज़ होनी चाहिए, या कहेगा कि मदरसे में सबसे पहली चीज़ कौन सी होनी चाहिए, या जो क्या मालूम ब्लैक बोर्ड था पहले, आज तो डिजिटल बोर्ड का है। आप जो देख रहे हैं ग्लास बोर्ड, जो ग्लास बोर्ड मैंने कहा था, ऐसे जो डिजिटल चीज़ों का जो यहाँ पर हमारे पास काम चला हुआ है, तो हम वी कैन से दैट ये जो पूरा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, जो लर्निंग का जो एस्पेक्ट है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग है अराउंड द एजुकेशन सिस्टम। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिविलाइज एंड सिविलाइज फैमिली,
the development of the discipline family, and the later secondary processes comes in the hands of the school. School is also one of the important agency that contributes the learning. सीखने के अमल को मुतासिर करती है, मुतासिर की तो ऐसे मुतासिर करती है कि बच्चा बनकर जो है आइंस्टाइन निकलता है, बच्चा बनकर जो एपीजे अब्दुल कलाम निकलता है, बच्चा बढ़कर जो गांधी बनता है, बच्चा बनकर नेहरू बनता है, बच्चा अशफाक उल्लाह खान बनता है, मोहम्मद अली जौहर बनता है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद बनता है। अगर तालीमी निज़ाम बेहतरीन ना हो तो हमारे पास जो है बहुत सारे दूसरे जो है नमूने बहुत सारे हमारे पास देखने को हैं, जो आज भी हम देख रहे हैं, तो वो वैसे तरीके से बनते हैं जहाँ पर जो है खुद का भी नुकसान, पूरे जो देश का भी, कौम का भी, सभी जगहों पे नुकसान होता है। तो ये जो है तालीमी निज़ाम में स्कूल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। School is infrastructure, teacher, education, textbook, everything is responsible for the contributing of learning. In that last thing that is very important, peer group. Peer group. Peer group is also responsible for the contribution of learning. peer group कहेंगे हम असर साथियों का ग्रुप, उर्दू में कहेंगे यहाँ पर मदरसा लिख लीजिए, मदरसा हम असर साथियों का ग्रुप, हम असर साथियों का ग्रुप। हम असर साथी यानी एक उम्र वाले, एक ही क्लास में पढ़ने वाले या एक साथ रहने वाले, एक हम असर साथी या कहेंगे पीर ग्रुप। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक उर्दू में कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी करनी, जैसी सोहबत में रहोगे वैसा ही फल पाओगे। So like that, suppose if you are in the good friendship circle, definitely you shall be on the top, you shall be on the good quality. If you are involved mingling with a bad character people, it means completely it destroys your personality. अगर आप अच्छे लोगों में रहेंगे तो आपकी शख्सियत निखरेगी। So like that, in educational system, in learning process, there is a need. हम कहते हैं कि जमात में हम अपने बच्चों को भी तरबियत देते हैं, स्कूल जाते वक्त के जाकर बेटा अफनान के साथ बैठना, अदनान के साथ नहीं बैठना है। कोई किसी का नाम हो तो बुरा ना माने, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अफनान के साथ बैठना, अदनान क्यों? अफनान के साथ लेके, अफनान जो क्लास का सबसे टॉपर बच्चा है, अच्छा पढ़ता है, उसी के साथ रहने के लिए माँ कहती है, मिस को भी कहती है, मिस जरा थोड़ा आकर वो बच्चे के साथ बिठाइए, सामने बिठाइए। वाई इट इज सो, वाई पेरेंट्स आर फीलिंग दिस थिंग? बिकॉज जो है सोहबत भी, नौबत अच्छी भी लाती है, बुरी भी लाती है। तो दैट्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड लर्निंग। तो यही चीज़ें हैं। सवाल इस तरह नहीं पूछेगा कि जो है सोहबत अच्छी सोहबत लाती है, बुरी नहीं लाती है। सवाल जो है कि हम असर साथियों का रोल क्या है, किरदार क्या है, इस तरह के सवाल आपको पूछेंगे। इस तरह के सवाल जो है तालीमी निज़ाम में किस तरह रहेंगे, तो ये सवाल इस तरह आएंगे। तो हम असर साथी जो होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होता है। हम स्कूल में देखते हैं, स्कूल इज़ वन ऑफ द, हम कहेंगे जो कि एक स्कूल भी एक जो है म्यूजियम रहे जैसा, जहाँ पर हमें अलग अलग जो है तालीमी जो अलग अलग जो है बच्चों के नमूने मिलते हैं, बच्चों के अलग अलग ख्यालात होते हैं, जिसको हम कहते हैं डाइवर्स क्लासरूम कहते हैं, डाइवर्स नहीं, डाइवर्स, मुतफ़िरक़ा जमात जिसको हम कहते हैं। अलग अलग तरह के यहाँ पर जो हमें बच्चे मिलते हैं, जिसको हम बच्चों के अंदर सलाहियत होते हैं, जिसको हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस का नाम देते हैं। द थिंग्स व्हिच इज डिफर वन पर्सन फ्रॉम द अनदर पर्सन, इट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। वो चीज़ जो एक फर्द को दूसरे फर्द से जो है अलहदा करती है, अलग तरह से लाकर खड़ा करती है, अलग जायवे में ढालती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो जमात में भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम देखते हैं, जिसकी वजह से भी लर्निंग कॉन्ट्रीब्यूट होती है। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे एक बच्चा आया है, किसी पॉश एरिया से आया है, गुलबर्गा का इवन शाही एरिया पॉश एरिया मानते हैं, और जो है हमारे दूसरा एरिया नाम नहीं लूँगा, फिर वो एरिया वाले लोग आएंगे। किसी स्लम एरिया से आया है, समझिए वो एरिया से आता है, किसी जो है पॉवर्टी, इस तरह के बहुत सारे जहाँ एरिया है, वहाँ के रहने वाले बच्चों में और यहाँ के रहने वाले बच्चों में फ़र्क होगा। जब ये पूरे बच्चे मिंगल होते हैं तो ये बच्चे की अगर जो चीज़ें अडॉप्ट करता है, इधर वाला अगर जो है जो पॉश एरिया से आया है, कुछ अच्छे क्वालिटीज़ उसके अंदर हैं, रहन सहन उसका अच्छा है, अगर ये जो बच्चा स्लम एरिया से जो है उसको कॉपी करता है, तो डेफिनेटली कॉपी करना सेकेंडरी बात है, कुछ गुड क्वालिटीज़ भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर वो अच्छा पढ़ता है तो वो अच्छा पढ़ने की चीज़ें पर, अगर ये बच्चा स्लम बोर्ड का अच्छा पढ़ता है, वो बच्चा कॉपी करता है, तो एक गुडनेस उसके अंदर आएगी। तो ये चीज़ें हैं। तो पीर ग्रुप अगर है, दोस्तों का ग्रुप अच्छे साथियों में रहेगा, बच्चों अच्छे खवास होंगे, नाम भी होगा। अगर बुरे साथी में रहेगा तो बदनाम होगा। तो दीज आर द थिंग्स दैट्स कॉन्ट्रीब्यूटेड लर्निंग या आमोजिश को जो है मुतासिर करती हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा, लेकिन तालीम जो होनी चाहिए वो तालीम निज़ाम भी जो है हमें बेहतर सुधारना है, क्योंकि तालीम को मुतासिर करना है। तालीम को बेहतरीन से बेहतरीन बनाने के लिए अच्छा से अच्छा सेटअप और एजुकेशनल सिस्टम आपका होना ज़रूरी है।
ऐसा नहीं है कि जो क्या नहीं है। अब पहले ज़माने में एजुकेशन सिस्टम नहीं था, लोग झाड़ों के नीचे बैठ के पढ़ते थे, मगर वन थिंग दैट इज़ द टीचर प्लेड वाइटल रोल। उस टाइम था टीचर बहुत इंपॉर्टेंट थे, टीचर बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ाते थे, बहुत सारी चीज़ें समझाया करते थे, जिसकी वजह से बच्चों की नफ्सियात खुल कर जो सामने आती थी, बच्चे वहाँ पर सीखते थे। आज जो हमने पढ़ा है तो उसके अंदर जो फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग लर्निंग यानी आमोजिश को मुतासिर, या आमोजिश, इक्तिसाब, सीखना, ये जो चीज़ें हैं ये तमाम चीज़ें एक ही हैं। तो सीखने में जो है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर जिसको हम कहेंगे, लर्निंग के माने रवैये में तब्दीली का नाम है। लर्निंग के बहुत सारे नज़रियात हमारे पास मौजूद हैं। सभी ने यही कहा कि लर्निंग क्या है, सिंपल है, आमोजिश क्या है, सीखना या रवैये में तब्दीली आना। मिसाल के तौर पर मैं चल रहा हूँ, चलते चलते मैं ठोकर खा लिया, यहाँ उतर दे और ठोकर लगे, तो दूसरे दिन मुझे याद आएगा वहाँ पहुँचते ही कि कल भैया ठोकर तुमने खाई थी, आज जो है संभल के। तो ये क्या है, मेरे बिहेवियर में रवैया आएगा, कल मैंने ठोकर खाते जब ऐसे चला था, अब मैं ऐसे चलना शुरू करूँगा। तो व्हाट इज दिस, थोड़ा मुड़ कर जाऊँगा। तो ये मॉडिफिकेशन है, ये लर्निंग है। एंड लर्निंग ऑलवेज इज फ्रॉम द बर्थ टू डेथ। जिस तरह नशोनुमा जो है उम्र से करती है, लर्निंग हमारे कदम कदम पर सीखना है। लर्निंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम जो मदरसे के माहौल में आकर बैठ गए सीख गए, यहाँ पर लर्निंग है ऑल एवरी सेकेंड्स ऑफ ए लाइफ, हम कहेंगे माइक्रो सेकेंड ऑफ लाइफ इट इज विद द लर्निंग। आमोजिश हर जगह है, मगर तालीमी निज़ाम में जो आमोजिश है इसको हम कहेंगे फार्मल मीन्स ऑफ एजुकेशन कहते हैं, फार्मल एजुकेशन सिस्टम है, नॉन फार्मल एजुकेशन सिस्टम बाहरी तौर पर है। ये तमाम चीज़ें जो है क्या मालूम है हमें सीखने को है, यहाँ पर सिखाने के लिए जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को मुतासिर करने के लिए दो तरह के मरहले, दो तरह के अनासिर थे। पर्सनल थे जिसके अंदर मोटिवेशन, अटेंशन, मेमोरी, इंटरेस्ट और जो है हमारे जो है फटीग, थकान, ये तमाम चीज़ें हमने देखा। अब उसके बाद जो है और जो बाहरी तौर पर हमें चीज़ें मुतासिर करती हैं, फैमिली है, स्कूल है, पीर ग्रुप है। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर जो है आपको बताऊँगा, वो चौथी चीज़ भी हो सकती है, वो है मास मीडिया। मास मीडिया ये भी जो हमारे आमोजिश को मुतासिर करता है। आज हम जो है, आज दौर कौन से दौर का है, यहाँ पर जो मास मीडिया के दौर में जी रहे हैं। हम ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, इससे भी बच्चे की जो लर्निंग कंट्रीब्यूट होती है। हम न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जर्नल्स, अलग अलग चीज़ें हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। हम टेलीविज़न देख रहे हैं, हम डिजिटल क्लासेस फॉलो कर रहे हैं, हम अलग अलग जो है लर्निंग प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे बैजूस वगैरह अलग अलग जो यहाँ पर लर्निंग जो है हमारे पास मौजूद है, जहाँ से हम सीख रहे हैं। दैट्स आल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द लर्निंग, दैट्स आल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द लर्निंग। बहुत सारे लोग ऑनलाइन क्लासेस सुनकर ही जो है क्या मालूम है कामयाब हुए हैं। मेरे भी जो यूट्यूब चैनल्स वगैरह हैं, जैसे गुलबर्गा कोचिंग एकेडमी, इस चैनल पे भी बहुत सारे लोगों के जो बहुत सारे कमेंट आते हैं कि जो हमने ये पढ़ा, हमने ये समझा, हमें ये समझ में नहीं आ रहा था, मगर आपका वीडियो देखने के बाद ये धीरे आसानी से समझ में आए। बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है मास मीडिया के ही दायरे में आता है। सो आज के लिए बस इतना ही, फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग लर्निंग। बस अब आखिरी में आपसे जो है गुजारिश है कि मेरे इस चैनल गुलबर्गा कोचिंग एकेडमी को सब्सक्राइब करें और जो है इसको शेयर करें।